21 दिसंबर 1988 को स्कॉटलैंड के एटीसी में बैठे हुए एक ट्रैफिक कंट्रोलर एलन टॉप ने अपने रडार स्क्रीन पर देखा कि एक पैन एम फ्लाइट 103 ब्रिटिश एयर स्पेस से निकलकर स्कॉटलैंड के एयर स्पेस में इंटर हो रही है। यह पैन एम फ्लाइट जर्मनी से यूएसए की तरफ जा रही थी, जिसमें 243 पैसेंजर्स, 14 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट्स थे। इस फ्लाइट को स्कॉटलैंड के ऊपर से फ्लाई करके यूएसए जाना था, इसलिए इस फ्लाइट ने एलन के रडार पर अपना 31,000 एल्टीट्यूड और ट्रांसपोंडर कोड 0357 शो करवाने के बाद एलन से इस एयर स्पेस में फ्लाई करने की परमिशन मांगी। एलन ने इस प्लेन को परमिशन देने के लिए जब इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस प्लेन से किसी किस्म का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। एलन ने जब दोबारा अपनी रडार स्क्रीन पर देखा तो ये फ्लाइट रडार स्क्रीन से भी गायब थी। एलन शॉक्ड हो गया कि यह प्लेन अभी स्क्रीन पर शो हो रही थी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में यह प्लेन कहां गायब हो सकता है। इतनी देर में स्कॉटलैंड के एक टाउन लोकरबाई के पास वाले एरिया से न्यूज आने लगी कि आसमान से आग के गोले और इंसानों के बॉडी पार्ट्स जमीन की तरफ आ रहे हैं। चंद मिनट में हजारों की तादाद में पुलिस और फायर फाइटर्स लोकरबाई टाउन में पहुंच गए। जमीन पर आने वाले आग के गोले पैन एम प्लेन के पार्ट्स थे और इसके साथ आसमान से आने वाले इंसानों के बॉडी पार्ट्स इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे लोगों के बॉडी पार्ट्स थे। इस प्लेन के कुछ पार्ट्स लोकरबाई टाउन के घरों के ऊपर गिरे, जिससे 200 घर डैमेज हो गए और इन घरों में मौजूद 11 लोगों की भी डेथ हो गई। इस प्लेन में पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू के साथ साथ ग्राउंड एरिया के लोगों को भी मिलाकर टोटल 270 लोगों की डेथ हो गई। अब सबके सामने ये सवाल था कि इस प्लेन के साथ ये क्या हुआ, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अपने इसी जवाब को जानने के लिए स्कॉटलैंड, ब्रिटिश और यूएसए की पुलिस के साथ साथ एफबीआई और सीआईए ने प्लेन के बिखरे हुए पार्ट्स को एक जगह जमा करने का फैसला किया। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से इस प्लेन के 40 लाख टुकड़े जमा किए गए, जिनमें से सिर्फ 10 लाख टुकड़ों के बारे में ही पता चल सका कि यह प्लेन के किस पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि बाकी 30 लाख प्लेन के टुकड़े इतने छोटे थे कि इनके बारे में ये जानना बहुत ही मुश्किल था कि यह प्लेन के कौन से पार्ट का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को लगता था कि यह प्लेन फ्लाइट 116 की तरह ही क्रैश हुआ है। फ्लाइट 116 के प्लेन की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की गई थी, जिस वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि इस प्लेन के टेल में एक छोटा सा डैमेज है, जिसके बाद हवा में जाते ही इस प्लेन के टुकड़े हो गए। इस प्लेन क्रैश के एक हफ्ते के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम को इस बात का अंदाजा हुआ कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लेन के सारे पार्ट्स को एक एक करके जब डिटेल से चेक किया गया तो इस प्लेन के कार्गो होल्ड में एक 20 इंच का सुराख नजर आया। कार्गो होल्ड प्लेन का वो हिस्सा होता है जहां पैसेंजर्स के सामान से भरे हुए कंटेनर्स रखे जाते हैं। कार्गो होल्ड के इस सुराख के पास जो कंटेनर रखा हुआ था, जब इसको भी चेक किया गया तो इस पर भी एक सुराख बना हुआ था जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ था, और इस सुराख के पास वाला सारा एरिया बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। प्लेन के कार्गो होल्ड में ऐसा सुराख सिर्फ उसी वक्त आ सकता है जब प्लेन के अंदर हाई एनर्जी से बनी हुई कोई चीज ब्लास्ट हो जाए। उस वक्त पहली दफा इन्वेस्टिगेशन की टीम को शक हुआ कि इस प्लेन का ये हाल बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही हुआ है। अपने इसी शक को यकीन में बदलने के लिए इन्होंने जब टेस्ट के तौर पर कुछ बॉम्ब बैग में डालकर प्लेन में रखकर ब्लास्ट किए तो रिजल्ट बिल्कुल सेम था। अब इनको अपनी पहली कामयाबी मिल चुकी थी कि प्लेन की यह हालत बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही हुई है, लेकिन इनके सामने अब यह दूसरा सवाल खड़ा था कि इस प्लेन में यह बॉम्ब रखा किसने। अपने इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए इन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के सारे एरिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। इस एरिया को एक्सप्लोर करते वक्त इनको बच्चों के कुछ कपड़े मिले जिन पर योर्की ब्रांड का लेबल लगा हुआ था। योर्की ब्रांड माल्टा आइसलैंड की कपड़े बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी थी और इस ब्रांड के कपड़े माल्टा आइसलैंड की सिर्फ चंद ही शॉप्स पर अवेलेबल होते थे। सब लोग हैरान थे कि प्लेन में कोई भी बच्चा ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो प्लेन में बच्चों के इतने ज्यादा कपड़े आए कहां से। माल्टा आइसलैंड की सब शॉप्स को विजिट करने के बाद इन्वेस्टिगेटर को पता चला कि ये सारे कपड़े माल्टा आइसलैंड की स्लीमा टाउन की एक शॉप मैरिस हाउस से खरीदे गए थे। मैरिस हाउस के ओनर टोनी ने बताया कि 6.25 फीट का एक क्लीन शेप आदमी जो दिखने में लीबियन लग रहा था, इसने मुझसे बच्चों के छोटे बड़े हर साइज के बहुत से कपड़े खरीदे। इस दिन टाउन में लाइट नहीं थी, इसलिए टोनी इसकी शक्ल को अच्छे से देख नहीं सका। इतनी मेहनत करने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर को इस लीबियन शख्स के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी।
लेकिन उस वक्त पहली दफा इस केस का ताल्लुक डायरेक्ट लीबिया के साथ जोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेटर को जहां से योकी ब्रांड के कपड़े मिले थे वहां से इनको तोशिबा कंपनी के रेडियो के कुछ टुकड़े भी मिले थे, जिनके साथ एक सर्किट बोर्ड भी लगा हुआ था। सबका ख्याल था कि हो ना हो ये बॉम्ब रेडियो में ही रखकर ब्लास्ट किया होगा। जब ये रेडियो तोशिबा कंपनी को दिखाया गया तो इनका कहना था कि ये रेडियो हमारी कंपनी का ही है, लेकिन इसके साथ ये लगा हुआ सर्किट बोर्ड इसको हमने नहीं बनाया। कुछ टाइम पहले अमेरिकन आर्मी को लीबिया के कुछ लोगों के पास से टाइम बॉम्ब मिले थे। जब इन बॉम्ब को अंदर से चेक किया गया तो इस बॉम्ब में लगे सर्किट बोर्ड और इन्वेस्टिगेटर को मिलने वाले सर्किट बोर्ड बिल्कुल सेम थे। अब यह दूसरा मौका था जब इस केस का लिंक डायरेक्ट लीबिया के साथ जुड़ रहा था। स्विट्जरलैंड और जर्मन पुलिस की मदद से इन्वेस्टिगेटर को पता चला कि इस बॉम्ब को मीबो नाम की कंपनी ने डिज़ाइन किया है। मीबो कंपनी ने बताया कि यह बॉम्ब MST-13 टाइमर्स हैं, जो कि इन्होंने लीबिया के कुछ लोगों को सेल किए थे। इस बॉम्ब को खरीदने वालों में एक शख्स अब्दुल बासित अली अल मेग्राही भी था, जिसको मीबो कंपनी का ओनर बहुत अच्छे से जानता था। इन्वेस्टिगेटर टीम ने मेग्राही पर एक डिटेल सर्च करने का फैसला किया। मेग्राही पर सर्च करने के बाद इन्वेस्टिगेटर को पता चला कि मेग्राही बॉम्ब ब्लास्ट से एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर 1988 को फेक पासपोर्ट का यूज़ करते हुए लीबिया से माल्टा आइसलैंड में आया और यहाँ एक दिन रहने के बाद 21 दिसंबर 1988 को दोबारा लीबिया में वापस चला गया। आपको बता दें कि 20 दिसंबर ये वही दिन था जब मैरिस हाउस शॉप से कपड़े खरीदे गए थे। जब मेग्राही की फोटो शॉप के ओनर टोनी को दिखाई गई तो इसका कहना था कि कपड़े खरीदने वाला शख्स दिखने में बिल्कुल इसी की तरह लग रहा था। 1988 में लीबिया पर मुअम्मर कद्दाफी की हुकूमत थी। मेग्राही और इसके साथ एक और साथी लामिन फहीमा, जिस पर इन्वेस्टिगेशन की टीम को शक था कि बॉम्ब ब्लास्ट में यह भी मेग्राही के साथ मिला हुआ था। इन दोनों को स्कॉटलैंड पुलिस के हवाले करने की मुअम्मर कद्दाफी से डिमांड की गई, लेकिन कद्दाफी ने इन दोनों को देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कुछ टाइम पहले अमेरिका ने लीबिया पर एल डोराडो कैनन नाम से एक ऑपरेशन किया था, जिसमें लीबिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए बहुत से लोगों को शक था कि इन सब का बदला लेने के लिए मुअम्मर कद्दाफी ने यह खुद मेग्राही के थ्रू करवाया है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं था। मेग्राही और फहीमा को देने से इनकार करने पर यूनाइटेड नेशन ने लीबिया पर सैंक्शंस लगा दिए। लीबिया की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर थी कि वह सैंक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए कद्दाफी ने 5 अप्रैल 1999 को मेग्राही और फहीमा को स्कॉटलैंड पुलिस के हवाले कर दिया। फहीमा के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका जिससे यह जाहिर हो सके कि बॉम्ब ब्लास्ट में यह भी मेग्राही के साथ मिला हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। लेकिन मेग्राही के खिलाफ बहुत से ऐसे सबूत मिले थे जिसकी वजह से इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके 10 साल के बाद 2009 में मेग्राही को लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने भी इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ने के 3 साल के बाद 2012 में कैंसर की वजह से इसकी डेथ हो गई। मेग्राही को छोड़ने के इस फैसले के पीछे कोई भी अमेरिका से खुश नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेग्राही को छोड़ने के पीछे अमेरिका की एक सीक्रेट बिजनेस डील थी जो इसने मेग्राही को छोड़ने के बदले लीबिया के साथ की थी। ये बात कितनी ठीक है इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये थी पैन एम फ्लाइट 103 की केस स्टडी। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो आप फ्लाइंग डिजास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की केस स्टडीज इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।